Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Junaid Javed and today we are going to discuss chapter number 1 of second year book, that is Introduction to Database Systems. तो आइए बोर्ड पर चलते हैं और आज के टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसे आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंसेस के बुक का फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस के नाम से है। तो आज के टॉपिक्स जो हैं वो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले डेटा प्रोसेसिंग, हम देखेंगे डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेटा प्रोसेसिंग क्या है और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या होता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है फाइल की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है फाइल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज से होती हैं, तो उसके तमाम पॉइंट ऑफ व्यूज और उसकी टाइप्स ये अंडर डिस्कशन होंगी। इसके बाद नेक्स्ट वन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट, डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स और इसके मॉडल्स डिस्कस होंगे कि डेटाबेस के क्या क्या मकासद हैं, क्यों डेवलप की जाती हैं और जो किस स्ट्रक्चर या किस मॉडल्स पे डेटाबेसेस बन सकती हैं उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस क्या होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फीचर्स ये हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वक्त ज़ाया किए बगैर हम इन टॉपिक्स की डिटेल पर मूव करते हैं। वो डिटेल हम नेक्स्ट बोर्ड से डिस्कस करेंगे। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंतहाई आसान तरीन दो डेफिनेशंस। डेटा क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेटा कहते हैं, यानी वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो अभी प्रोसेस नहीं है, अरेंज नहीं है, अभी किसी इंटरमीडिएट पोजीशन में है और अभी इनके ऊपर प्रोसेसिंग होना बाकी है, तो ये फाइनल स्टेट में आएंगे। वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहलाते हैं, डेटा कहलाते हैं। आमतौर पर आपसे सवाल पूछा जाता है, द फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट वी इनपुट टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज, तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हम इनपुट के तौर पे सिस्टम को देते हैं वो डेटा कहलाते हैं। इसी तरह जब ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोसेस हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, मीनिंगफुल बन जाते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, आपके रोल नंबर, आपकी मार्क्स किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो डेटा है, लेकिन जब ये प्रोसेस होंगे तो इन मार्क्स को प्रोसेस करने के बाद आपकी जो परसेंटेज या ग्रेड आएगी वो क्या होगी, वो इंफॉर्मेशन कहलाई जाएगी। और डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज डेटा प्रोसेसिंग, यानी इट मींस द सेट ऑफ ऑपरेशंस कैरिड आउट ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन आर नोन एज डेटा प्रोसेसिंग। और डेटा प्रोसेसिंग को हम ऑपरेशंस या मैनिपुलेशन भी कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल आपसे पूछा जाए इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हर डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इन 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, डेटा, ऑपरेशंस और इन ऑपरेशंस के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंफॉर्मेशन में। तो ये एक साइकिल है जो कंटिन्यू रहती है, डेटा आता है, ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होके वो डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल हो जाता है। ऑपरेशंस अभी हमने डिस्कस किया, ये किसको कहते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट इज नोन एज ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन डेटा। अब आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन डेटा प्रोसेसिंग, तो जिन चीजों को हमने 3 नामों से देखा है, डेटा है, ऑपरेशन है और इंफॉर्मेशन है, डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज में स्टेप यही है, लेकिन सिर्फ अल्फाज का फर्क है। डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज में नंबर 1 डेटा कैप्चरिंग, नंबर 2 डेटा मैनिपुलेशन एंड नंबर 3 मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स। डेटा कैप्चरिंग का मतलब क्या है, कोई भी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो वो इनपुट डिवाइसेस से डेटा रिसीव करता है। टू रिसीव डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस इज टर्म्ड एज, आपको सवाल पूछा जाता है टू रिसीव डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस इज नोन एज, तो वो क्या होगा, डेटा कैप्चरिंग।
और ये किसके थ्रू होती है? थ्रू सम इनपुट डिवाइसेस। इसके बाद ये डेटा किसी प्रोसेसिंग सिस्टम को दे दिया जाता है। वो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम डेटा मैनिपुलेशन परफॉर्म करता है, यानी प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। आपसे पूछा जाए हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डेटा मैनिपुलेशन, तो देयर आर 4 स्टेप्स: क्लासिफिकेशन, सॉर्टिंग, कैलकुलेशन एंड समराइजिंग। ये चारों स्टेप्स एक ऑर्डर में परफॉर्म होते हैं तो डेटा मैनिपुलेशन या प्रोसेसिंग मुकम्मल हो जाती है। अब आपसे पूछा जाए टू डिवाइड डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज, तो इसको हम कहते हैं, ये क्लासिफिकेशन है। डेटा को डिवाइड करना है डिफरेंट क्लासेस में या ग्रुप्स में। इसी तरह सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? टू अरेंज डेटा इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इज नोन एज सॉर्टिंग। अब ये सॉर्टिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में हो सकती है। इसी तरह टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये कैलकुलेशन है। ये जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं ये सवालात हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद टू कन्वर्ट डेटा इनटू शॉर्ट एंड यूजेबल फॉर्म दैट कैन बी हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज समराइजिंग। इस चीज को आप एक स्मॉल एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं 2 क्लासेस के टेस्ट लेता हूं, P1 एंड P2। मैं एक स्टूडेंट को कहता हूं यार इनके ना ग्रुप्स बना दो, P1 के टेस्ट अलग कर दो, P2 अलग कर दो। अब उसने जो ये डिवीजन की है, बेसिकली उसने क्या काम की है? उसने क्लासिफिकेशन की है। इसके बाद मैं कहता हूं बेटा एक एक ग्रुप को तरतीब लगाओ, रोल नंबर 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में। जो वो काम तरतीब लगाने का कर रहा है दैट इज नोन एज सॉर्टिंग। फिर मैं एक एक पेपर को 1 बाय 1 चेक करता हूं और उसके ऊपर मार्क्स पुट अप करता हूं, इनका टोटल एवरेज या परसेंटेज क्रिएट करता हूं। ये मैं कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूं, यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। और एट द एंड 1 पेज की अवार्ड लिस्ट बनेगी जो ये बताएगी कितने बच्चे पास हैं, कितने फेल हैं, कितने एब्सेंट थे, कितने प्रेजेंट है। मेरी डिसीजन मेकिंग के लिए वो सिंगल पेज रिपोर्ट काफी है। दैट इज समराइज फॉर्म ऑफ डेटा। तो बेसिकली ये 4 स्टेप्स हमारे डेटा मैनिपुलेशन को कवर कर जाते हैं। इसके बाद थर्ड प्रोसेस है मैनेजिंग आउटपुट। आउटपुट के 2 स्टेप्स हैं, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। स्टोरेज का मतलब है आप ये डेटा स्टोर कर रहे हैं किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे, और रिट्रीवल का मतलब है टू रिकॉल द डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। अब मैं उस अवार्ड लिस्ट को ओपन करके देखता हूं तो ये क्या प्रोसेस कहलाएगा? ये रिट्रीवल है। और कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन, सेकंड स्टेप। कम्युनिकेशन मींस टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, इट इज नोन एज कम्युनिकेशन। एंड रिप्रोडक्शन मींस टू मेक कॉपीज ऑफ डेटा बिफोर ट्रांसमिशन। तो अगर मैं उस अवार्ड लिस्ट की 3 कॉपीज कराता हूं, ये फोटो कॉपीज कराना रिप्रोडक्शन है। एक मैं अपने पास रखता हूं, एक एग्जामिनेशन में डिपॉजिट कराता हूं, एक नोटिस बोर्ड पे लगा देता हूं। तो ये काम मैंने क्या की है? ये मैंने कम्युनिकेशन की है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। उम्मीद है इसके क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आइए नेक्स्ट बोर्ड की जानिब चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम उन टूल्स एंड टेक्निक्स पर मुश्तमिल है जो पुराने वक्तों में डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते थे। इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? रोज और कॉलम्स की शक्ल में। जो कॉलम्स होते हैं उन कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? फील्ड्स। बेसिकली फील्ड क्या होती है? कॉलम हेडिंग्स। फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, दीज ऑल आर फील्ड्स। अब फील्ड्स में कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे रोल नंबर में 1, रोल नंबर में 2, नेम में अली, असद एंड सो ऑन। हर फील्ड के अंदर सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रिकॉर्ड्स। कम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स एज अ सिंगल यूनिट, इट इज नोन एज रिकॉर्ड। रोल नंबर के नीचे आया 1, नेम के नीचे आया अली, क्लास के नीचे आया ICS। इन तीनों को कंबाइन करें हॉरिजॉन्टली, ये क्या बन गया? एक रो, या इसको रिकॉर्ड बोलते हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स आपसे पूछा जाए, इट इज नोन एज रिकॉर्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिएगा, वो है फाइल। फाइल क्या होती है? इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड जब वो एक से ज्यादा कंबाइन होते हैं तो वो एक फाइल की शक्ल इख्तियार कर जाती है, और हम फाइल को एक स्पेसिफिक नाम देके सेव कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की फाइल है तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? स्टूडेंट्स। और इसके अंदर 50 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं तो इसका मतलब है 50 उसके रिकॉर्ड्स होंगे।
और हर रिकॉर्ड मल्टीपल फील्ड्स के अंदर मुश्तमिल होगा, यानी इसमें रोल नंबर भी होगा, नेम भी होगा, क्लास भी होगी, सेक्शन भी होगा एंड सो ऑन। तो ये थे स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से जो सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, अभी हमने डिस्कस किया फाइल क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब आगे हमसे पूछा जाए फाइल टाइप्स कितनी होती हैं। जब भी हमसे फाइल टाइप्स पूछी जाएंगी तो फाइल टाइप्स डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर की जाती है। नंबर 1 है यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, इस्तेमाल के लिहाज से फाइल की टाइप्स और हैं। फिर आगे हम देखेंगे फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, काम के लिहाज से फाइल की टाइप्स और हैं। और थर्ड वन है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, स्टोर करने के लिहाज से फाइल की टाइप्स और हैं। तो अभी हम पहला पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं, दैट इज यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, इस्तेमाल के लिहाज से फाइल की कितनी टाइप्स हैं। आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स अकॉर्डिंग टू यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने कहना है 3, दैट आर ट्रांजैक्शन, मास्टर एंड बैकअप फाइल्स। अब पहली दो समझ ले, ट्रांजैक्शन फाइल्स क्या होती हैं, वो फाइल्स जिनमें डेटा बिफोर प्रोसेसिंग स्टोर हो। आमतौर पर ये सिंगल टाइप का डेटा स्टोर करने का काम करती हूँ, आरजी तौर पे डेटा स्टोर होता हो, प्रोसेसिंग के बाद ये डेटा यहाँ से किसी लार्जर फाइल में अपडेट कर दिया जाए, तो ये सिंगल फाइल क्या कहलाएगी, ट्रांजैक्शन फाइल। ये जितने पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, बेसिकली दीज आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू। पहली बात, आपसे पूछा जाए द फाइल दैट स्टोर्स डेटा बिफोर प्रोसेसिंग, तो वो कौन सी होगी, ट्रांजैक्शन फाइल। द फाइल दैट कैन बी अ टेम्परेरी फाइल, वैसे तो ये परमानेंट भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर ये टेम्परेरी फाइल होती है। डेटा यहाँ तब तक स्टोर होगा जब तक यहाँ से प्रोसेस नहीं हो जाता, और जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो वो किसी लार्जर फाइल में ट्रांसफर हो जाएगा। वो लार्जर फाइल जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन फाइल से कनेक्टेड है, हर ट्रांजैक्शन फाइल से अलग अलग तरह का डेटा इकट्ठी कर रही है और उसको एक क्यूमुलेटिव फॉर्म में स्टोर कर रही है। वो क्यूमुलेटिव फॉर्म में जो डेटा स्टोर करने वाली फाइल है वो मास्टर फाइल कहलाएगी। अब ये कैसे पूछी जा सकती है, आपसे पूछा जाए लेटेस्ट अपडेटेड फाइल्स कौन सी होती हैं, वो मास्टर फाइल है। कौन सी फाइल्स ऐसी हैं जो थ्रू ट्रांजैक्शन फाइल डेटा रिसीव करके अपडेट होती हैं, वो भी मास्टर फाइल है। विच ऑफ द फाइल्स नेवर बिकम्स एम्प्टी, तो वो कौन सी होंगी, मास्टर फाइल होंगी। ऐसी फाइल्स जिनमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तमाम कंप्लीट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो फाइल स्टोर करती हैं वो क्या होती हैं, बेसिकली दीज आर मास्टर फाइल्स। नेक्स्ट फाइल टाइप है बैकअप फाइल, वो डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। जी स्टूडेंट्स, थर्ड फाइल जो कि यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है बैकअप फाइल। आमतौर पर मास्टर फाइल्स हमारी सेंसिटिव फाइल्स होती हैं। अगर हमें डर हो कि कल को अगर मास्टर फाइल करप्ट हो गई, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया अल्लाह ना करे, या कोई वायरस अटैक हो गया जिससे हमारी मास्टर फाइल करप्ट हो गई, तो हमारा तो सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। अगर हम उस मास्टर फाइल की एक कॉपी बना के रखें या मल्टीपल कॉपीज में बना के रखें जिनको फ्रीक्वेंटली यूज ना किया जाए, बल्कि इन केस ऑफ एनी डिजास्टर अगर ओरिजिनल डेटा लॉस्ट हो जाए तो यहां से हम डेटा वापस हासिल कर सकें, वो फाइल क्या कहलाएगी, वो बैकअप फाइल। आमतौर पर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कॉपीज ऑफ मास्टर फाइल्स कॉल्ड, ये क्या होंगी, बैकअप फाइल्स। आमतौर पर ये किस लिए होती हैं, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं और ये परमानेंट होती हैं जस्ट लाइक मास्टर फाइल, लेकिन इनका मकसद क्या है, दे आर यूज फॉर रिकवरी इन केस ऑफ एनी डिजास्टर। तो ये तमाम मुख्तलिफ तरह के सवालात हैं जो आपसे बैकअप फाइल से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट फाइल टाइप्स वो डिस्कस करते हैं, वो है स्टूडेंट्स फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। काम के लिहाज से फाइल की दो टाइप्स हैं, प्रोग्राम फाइल्स एंड डेटा फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स आमतौर पर वो फाइल्स होती हैं जो सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड कंटेन करती हैं। इसमें सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जब आप इनको ओपन करते हैं तो इसके नतीजे में कोई प्रोग्राम रन होता है और आप उस प्रोग्राम में कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब प्रोग्राम फाइल जो आप ओपन करते हैं वो आमतौर पर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस या सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड स्टोर करती हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है इनकी एक्सटेंशन क्या हो सकती है, तो .com, .exe ये दो कॉमन फाइल टाइप्स हैं जो किस कैटेगरी में आती हैं, प्रोग्राम फाइल में। हाँ, जब आप प्रोग्राम फाइल ओपन कर लेते हैं, इसमें आप जो काम करते हैं, जो डेटा क्रिएट करते हैं, वो फाइल जो प्रोग्राम फाइल के अंदर बनाई गई है, यूजर ने बनाई है और अपना डेटा स्टोर करने के लिए बनाई है, वो फाइल कहलाएगी डेटा फाइल।
और आमतौर पर जो डेटा फाइल बनाई जाती है इट कंटेन डेटा रिलेटेड टू प्रोग्राम फाइल, यानी जैसा प्रोग्राम होगा वैसी ही उसकी डेटा फाइल बनेगी। अब फॉर एग्जांपल आप वर्ड प्रोसेसर को ओपन कर लें, तो वर्ड प्रोसेसर के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स ही बना सकते हैं, कोई और काम नहीं कर सकते। तो जो प्रोग्राम फाइल से रिलेटेड डेटा है वही डेटा फाइल में होगा। आप एक्सेल ओपन कर लें, उसके अंदर आप एक स्प्रेडशीट ही बना सकते हैं, कोई और काम नहीं कर सकते। इसी तरह आप टर्बो C++ ओपन कर लें, उसके अंदर आप प्रोग्रामिंग ही कर सकते हैं, कोई और काम नहीं कर सकते। तो जो डेटा आप प्रोग्राम फाइल में क्रिएट करते हैं वो आपकी डेटा फाइल। आमतौर पर इट इज क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे डेटा फाइल उसी के अंदर बनाई जाएगी और उसी के फॉर्मेट में सेव होगी। आमतौर पर इट डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर दैट इज बीइंग यूज्ड। अब आमतौर पर जो इनकी एक्सटेंशन होती हैं, लेट सपोज आप नोटपैड की प्रोग्राम फाइल ओपन करें तो उसमें जो डेटा फाइल बनेगी वो .txt होगी, टेक्स्ट फाइल के लिए होगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें तो उसकी एक्सटेंशन .doc होगी, डॉक्यूमेंट के लिए। इसी तरह एक्सेल ओपन करें तो उसकी एक्सटेंशन .xls होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट फाइल टाइप्स हैं स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, उनको डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आइए चलते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा फाइल टाइप्स हैं स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टोर करने के लिहाज से फाइल की हैं तीन टाइप्स, सिक्वेंशियल, डायरेक्ट या रैंडम, और तीसरी है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स। सबसे पहले तो सिक्वेंशियल फाइल्स देखें। ये वो फाइल्स होती है जिनमें डेटा स्टोर होता है एक तरतीब से, लेकिन किस तरतीब से? जिस तरतीब में डेटा आ रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। असल में डेटा हमेशा बेतरतीब ही मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्लर्क फीस जमा करने बैठा हुआ है, उसके पास क्या बच्चे कभी तरतीब से आते हैं? नहीं। पहले रोल नंबर 5 आया, उसकी फाइल में पहला रिकॉर्ड रोल नंबर 5 का होगा, फिर रोल नंबर 9 आया, दूसरा रिकॉर्ड रोल नंबर 9 का होगा। तो बच्चे उसकी फाइल में उस तरतीब में होंगे जिस तरतीब में वो आ रहे हैं। तो हम कहते हैं, आपसे पूछा जाए सिक्वेंशियल फाइल क्या होती है, तो स्टोर डेटा एज इट अराइव, जिस तरह डेटा आ रहा है, वन आफ्टर द अदर इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में। लेकिन असल में रिकॉर्ड्स सीक्वेंस लेस होते हैं। इनमें डेटा स्टोर या डेटा एक्सेस करना हमेशा क्या होता है? स्लो, क्योंकि फाइल की एक्सेस भी क्या होती है? सिक्वेंशियल होती है। अब फॉर एग्जांपल आप पहला रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं और आप 5वें रिकॉर्ड पे जाना चाह रहे हैं, तो आप पहले से डायरेक्ट 5वें पे नहीं जा सकते। फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, इसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस। चूंकि डेटा स्टोर भी सिक्वेंशियली हो रहा है, एक्सेस भी सिक्वेंशियली हो रहा है, इसलिए ये फाइल एक्सेस करने में स्लो होती है। इसके बाद नेक्स्ट फाइल टाइप पे आ जाएं, वो है डायरेक्ट या रैंडम फाइल। डायरेक्ट या रैंडम फाइल में डेटा हमेशा स्टोर्ड होता है कहाँ? ऑन अ कैलकुलेटेड एड्रेस, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर होगा, और दे आर नॉट स्टोर्ड इन अ सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस में नहीं होते। ये ऐसे ही है, क्लास है खाली, लेकिन स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए, और बच्चा आता है मुझसे पूछता है मैं कहाँ बैठूं, मैं कहता हूँ तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो। बच्चों को मैं फाइल में एडजस्ट करता जाता हूँ एक क्लास में फाइल की तरह, जिस तरह फाइल में रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। तो बेसिकली रिकॉर्ड्स कैसे स्टोर हो रहे हैं? रैंडमली, एक कैलकुलेटेड एड्रेस पे। उसका मुझे ये फायदा होगा, अब मुझे पता है किस बच्चे को मैंने कहाँ पे बिठाया है। कोई मुझसे पूछता है रोल नंबर 5 कहाँ बैठा है, तो मुझे पूरी फाइल खंगालने की जरूरत नहीं, मुझे डायरेक्टली पता होगा रोल नंबर 5 यहाँ पे बैठा है। तो बेसिकली रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिसमें हर रिकॉर्ड को कहाँ स्टोर किया जाता है? ऑन अ कैलकुलेटेड एड्रेस। रिकॉर्ड अभी भी एक सीक्वेंस में नहीं होते। ये सारे सवालात हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इट टेक्स लेस प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम कम क्यों लगता है? क्योंकि हम हर रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं, हमें रिकॉर्ड की लोकेशन मालूम होती है। इस फाइल को हम रैंडम या डायरेक्ट फाइल कहते हैं। थर्ड फाइल टाइप अकॉर्डिंग टू स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स। ये कॉम्बिनेशन होती है, कुछ रिकॉर्ड्स सिक्वेंशियली स्टोर हुए में उनको सिक्वेंशियली एक्सेस करना पड़ेगा, और जो रैंडमली स्टोर हुए में उनको डायरेक्टली एक्सेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये फाइल दो स्टोरेज मैकेनिज्म पे काम करती है। रिकॉर्ड स्टोर होते हैं एक सीक्वेंस में, असेंडिंग या डिसेंडिंग। आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी फाइल है जो सीक्वेंस में डेटा स्टोर करती है, तो वो ना तो सिक्वेंशियल होगी ना डायरेक्ट या रैंडम। वो कौन सी फाइल होगी? इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल, कि ये एक सीक्वेंस में डेटा स्टोर करती है, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसकी एक्सेस, जो सिक्वेंशियल पढ़े रिकॉर्ड उनको सिक्वेंशियली एक्सेस किया जाएगा, और जो रैंडमली अरेंज हुए उनको डायरेक्टली एक्सेस किया जाएगा। तो ये दोनों के मिक्सचर से काम करती है।
इसको डिस्क स्पेस ज्यादा चाहिए होती है क्योंकि रिकॉर्ड स्टोर होते हैं बाय मींस ऑफ एन इंडेक्स। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी किताब में फॉर एग्जांपल 10 चैप्टर हैं और हर चैप्टर एक खास लोकेशन पे मौजूद है। चैप्टर की लोकेशन पहले पेज पर एक इंडेक्स बना हुआ है और उस इंडेक्स के अंदर एक की पॉइंटर है, चैप्टर का नेम और उसकी लोकेशन। जब आपने किसी चैप्टर के नेम को एक्सेस करना होगा तो आप डायरेक्टली उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें इंडेक्स बनता है और मोर डिस्क स्पेस रिक्वायर होगी क्योंकि फाइल की स्पेस भी लगेगी, इंडेक्स को भी स्पेस चाहिए होगी, तो स्पेस इसमें ज्यादा रिक्वायर होगी, लेकिन ये स्लो होती है एज कंपेयर टू डायरेक्ट फाइल। जी स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से 3 फाइल टाइप्स थी। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने के लिए वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। तो आइए चलते हैं। अब स्टूडेंट्स, डेटाबेस। डेटाबेस की डेफिनेशन आप सब लोगों ने पढ़ रखी होगी, याद भी की होगी। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा सेट्स स्टोर्ड इन एन कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंट मैनर इज नोन एज डेटाबेस। यानी ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा अगर एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप स्टोर कर रहे हैं किसी जगह एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में, तो ये डेटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहलाएगा? ये एक डेटाबेस कहलाएगी। एफिशिएंट का मतलब क्या है? कम से कम टाइम में आप क्विकली डेटा को एक्सेस कर सकें, ये एफिशिएंसी होती है। और कॉम्पैक्ट का मतलब है स्टोरेज स्पेस वेस्ट ना हो, कम से कम डेटा में आप ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकें। तो कम से कम स्पेस में एफिशिएंटली आप डेटा को एक्सेस कर सकें, ये डेटाबेस की दो प्राइम प्रॉपर्टीज हैं, यानी एफिशिएंट भी हो और कॉम्पैक्ट भी हो। अब हर डेटाबेस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम, तो आप कहेंगे 4। सबसे पहले डेटा होगा जो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, फिर डेटाबेस के कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स होंगे हर डेटाबेस सिस्टम के, जिसमें कंप्यूटर्स, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, इस तरह की डिवाइसेस आएंगी। फिर कुछ सॉफ्टवेयर होंगे जिसमें डेटाबेस, डीबीएमएस, बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। और चौथे नंबर पे पीपल, यूजर्स, जो उस डेटाबेस को बनाने से लेकर चलाने तक इन्वॉल्व होंगे, इनको पर्सनल कहा जाता है। अब इस पर्सनल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? इनमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो डेटाबेस के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करेगा, बैकअप लेगा, सिक्योरिटी अप्लाई करेगा, इंटेग्रिटी अप्लाई करेगा। दीज ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सवाल है आपसे पूछे जा सकते हैं, पर्सनल में कौन कौन से लोग आते हैं? आप बताएंगे डीबीए, एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स, एंड यूजर एंड सो ऑन। आपसे डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी जा सकती हैं, तो उसको समराइज करें, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, यानी डेटाबेस के बैरूनी माहौल का जिम्मेदार होगा, जिसमें बैकअप, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, इंटेग्रिटी, बैकअप, ये तमाम चीजें आएंगी। इसी तरह एनालिस्ट वो पर्सन होगा जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा, प्रोग्रामर उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करेगा और एंड यूजर सिर्फ उसको यूज करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिएगा, डेटाबेस के चंद ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब मकासद, डेटाबेस क्यों इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 पे आता है डेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा कंबाइन करना और यूजर के सामने सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिस्प्ले करना एक सिंगल व्यू में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। इट मीन सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा इकट्ठा किया जाए, यूजर को उसका यूनिफाइड व्यू या सिंगल फॉर्म में दिखाया जाए, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है डेटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी की स्टूडेंट्स बहुत सारी सेंसेस हैं। नंबर 1, इंटेग्रिटी बेशुमार वसी मायने में ली जाती है। नंबर 1, इसका मतलब है डेटा की क्वालिटी मेंटेन हो। जैसे मैंने डेटा स्टोर किया है, 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद, 2 साल बाद, जब भी मैं इस डेटा को रिट्रीव करूं तो विदाउट एनी करप्शन या डिस्टर्बेंस डेटा वैसे ही मेरे सामने डिस्प्ले हो। इस क्वालिटी मेंटेन रखने को हम कहते हैं डेटा इंटेग्रिटी। इसका मतलब है क्वालिटी मेंटेन रखना, सिक्योरिटी अप्लाई करना, डेटा को प्रोटेक्शन देना, डेटा को नेचुरल और अननेचुरल किस्म के डिजास्टर से बचाना, डेटा होल हो, कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ना पड़ी हो, इसको मेंटेन करना भी इंटेग्रिटी कहलाता है। डेटा की सिंगल कॉपी हो, डुप्लीकेशन ना हो, ये भी इंटेग्रिटी है। और डेटा एरर फ्री हालत में हो, प्रोसेसिंग एरर फ्री हो। अगर डेटाबेस में एरर्स बढ़ते जा रहे हैं तो हम कहेंगे इंटेग्रिटी लॉस्ट होती जा रही, और अगर एरर्स कम करते जा रहे हैं तो इंटेग्रिटी बढ़ती जा रही है। इसके बाद थर्ड वन वो है डेटा इंडिपेंडेंस।
उसको डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम दो अलग अलग चीजें हैं। डेटा सेपरेट है, एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग चीज है। अगर आप डेटा की ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करते हैं तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। इन दो चीजों की सेपरेशन को हम क्या कहते हैं? इनको डेटा इंडिपेंडेंस कहा जाता है। आपसे अक्सर सवाल पूछा जाएगा, इट मीन्स डैश मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड डेटा आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो इसका जवाब क्या होगा? डेटा इंडिपेंडेंस होगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा स्टूडेंट्स वो है डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस मॉडल से मुराद है स्ट्रक्चर जिसके तहत डेटाबेस डेटा को स्टोर करती है, उसको डेटाबेस मॉडल कहा जाता है। अब बेशुमार डेटाबेस मॉडल्स हैं, आपकी किताब ने 3 मॉडल्स डिस्कस किए हैं। नंबर 1 है हिरारिकल मॉडल। हिरारिकल मॉडल ऐसा मॉडल है जिसकी शेप दो तरह से एक्सप्लेन की जा सकती है। इसको हम इन्वर्टेड ट्री भी कहते हैं। इन्वर्टेड ट्री का मतलब है उसकी रूट होगी टॉप पे, ब्रांचेज होगी नीचे और सब ब्रांचेज उसके नीचे, यानी ये उल्टा जो है वो ग्रो करेगा, इन्वर्टेड ट्री। इसको हम किसी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की शक्ल भी कहते हैं। जैसे सबसे ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसके नीचे 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, हर मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे डायरेक्टर्स हैं, फिर हर डायरेक्टर के नीचे मैनेजर्स हैं एंड सो ऑन। एक मैनेजमेंट हायरार्की नीचे की तरफ एक्सप्लेन हो रही है। हर नीचे वाला लेवल ऊपर वाले लेवल को जवाबदेह है और उससे मुंसलिक है। तो ऐसा मॉडल आपसे पूछा जाए ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कौन सा है, आप कहेंगे हिरारिकल मॉडल। आपसे पूछा जाए इन्वर्टेड ट्री कौन सा होता है, हिरारिकल मॉडल होता है। आपसे पूछा जाए हर रिकॉर्ड एक नोड या सेगमेंट होता है, या टॉप पे जो नोड होता है इसको कहते हैं रूट, ये रूट है जो सबसे टॉप पे होती है। अब इनमें जो रिलेशनशिप्स हैं वो रिलेशनशिप कौन सा होता है? 1 to many। 1 to many रिलेशनशिप का मतलब है एक पेरेंट के अगेंस्ट बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, लेकिन किसी एक चाइल्ड के अगेंस्ट देखें तो पेरेंट कोई एक होगा। यानी फादर और चिल्ड्रन का जो रिलेशनशिप है वो 1 to many कहलाता है। 1 to many को जरा एक्सप्लेन करते हैं। 1 पेरेंट के अगेंस्ट मल्टीपल चिल्ड्रन होंगे, लेकिन किसी एक चाइल्ड को पकड़ के देखें तो पेरेंट कोई एक होगा। इसको हम कहते हैं 1 to many रिलेशनशिप। अब विंडोज इस मॉडल पे डेटा स्टोर करती है। आप कभी गौर करें, विंडोज की टॉप पे रूट पे होता है डेस्कटॉप। आप डेस्कटॉप को ओपन करें, इसके चाइल्ड फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। इसमें माई डॉक्यूमेंट्स, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन एंड सो ऑन। ये है 1 to many, एक पेरेंट और उसके 3 चिल्ड्रन, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल में 3 दिखाए। फिर अब हर चाइल्ड को पकड़ के देखें, इसके आगे से चिल्ड्रन होंगे, लेकिन ये भी 1 to many होगा। अब माई कंप्यूटर को ओपन करें, माई कंप्यूटर के अंदर C, D, E, F, G एंड सो ऑन आपकी ड्राइव्स होती हैं। तो माई कंप्यूटर के आगे से 2, 3, 4 चिल्ड्रन हो सकते हैं। फिर हर चाइल्ड को C ड्राइव को ओपन करें, इसमें फोल्डर 1, फोल्डर 2 एंड सो ऑन, और ये हायरार्की नीचे की तरफ 1 to many से एक्सप्लेन होती चली जाएगी। ये मॉडल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तो नहीं है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, लेकिन इसको मॉडिफाई करना, चेंज करना डिफिकल्ट है। अगर आप इस फोल्डर को रिमूव करते हैं तो इसके नीचे वाले सारे फोल्डर्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। तो इसको चेंज करना, मॉडिफाई करना डिफिकल्ट काम। इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट मॉडल है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल हायरार्किकल मॉडल से ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन उससे कॉम्प्लेक्स है। ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। मैनी टू मैनी का मतलब है एक पेरेंट के बहुत सारे चिल्ड्रन होंगे, लेकिन किसी एक चाइल्ड के अगेंस्ट पेरेंट भी बहुत सारे होंगे। इसको कहते हैं मैनी टू मैनी। बहुत सारे पेरेंट, बहुत सारे चिल्ड्रन, और बहुत सारे चिल्ड्रन बहुत सारे पेरेंट से कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी डायग्राम डिफिकल्ट होती है। इस डायग्राम को हम कहते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। अब वो कैसे होता है? इसमें कोई भी लेवल डायरेक्टली किसी भी लेवल से कनेक्ट हो सकता है। एक पेरेंट के तो बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड के भी बहुत सारे पेरेंट हो सकते हैं। अब वो कैसे होंगे, जरा डायग्राम देखिएगा। लेट सपोज आपके पास 3 कंपनीज हैं, होंडा, सुजुकी और मेट्रो। ये 3 कंपनीज 3 पार्ट्स परचेज कर रही हैं। ये लाइट्स, ब्रेक और हैंडल 3 पार्ट्स खरीद रही हैं। अब वो कैसे खरीद रही हैं? होंडा जो है ये लाइट और ब्रेक 2 पार्ट्स खरीद रहा है, तो ये 1 to many हो गया। अब देखिए सुजुकी ये ब्रेक और हैंडल परचेज कर रहा है, 1 to many हो गया। मेट्रो तीनों पार्ट्स परचेज कर रहा है, 1 to many हो गया। यानी ऊपर से पेरेंट के अगेंस्ट चाइल्ड बहुत सारे हो गए। अब किसी एक चाइल्ड को देख के देखें, उसके अगेंस्ट पेरेंट भी बहुत सारे होंगे। ये लाइट है, इसके 2 पेरेंट्स हैं, एक होंडा और एक मेट्रो। ये भी इधर से भी 1 to many है। ब्रेक को देखें, एक होंडा
और एक होंडा और एक मेट्रो एंड सो ऑन, इसके भी 2 पेरेंट्स हैं। फिर हैंडल को देखें, इसके भी मल्टीपल पेरेंट्स आपको ऊपर की तरफ नजर आएंगे। तो ये पेरेंट से चाइल्ड की तरफ भी 1 to many और चाइल्ड से पेरेंट की तरफ भी 1 to many, इसको हम कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। आपसे पूछा जा सकता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज सपोर्टेड बाय विच टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल, तो वो होगा नेटवर्क मॉडल। आइए थर्ड मॉडल डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट मॉडल स्टूडेंट्स वो है रिलेशनल मॉडल। ये सबसे फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल है। इसमें डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। उस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम रो और कॉलम फॉर्मेट कहते हैं। और जब भी रो और कॉलम की जहन में बात आती है तो जहन में एक नाम आता है टेबल। इसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिलेशंस नोन एज टेबल्स। टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है। तो इसमें मल्टीपल टेबल्स होंगे, हर टेबल का एक सेपरेट नेम होगा, हर टेबल एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर करेगा जिसे हम एंटिटी कहेंगे। जैसे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने वाला टेबल स्टूडेंट कहलाएगा, टीचर का डेटा सेव करने वाला टेबल टीचर कहलाएगा एंड सो ऑन। तो हर रिलेशन किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा और इनके दरमियान हम किसी भी तरह का रिलेशनशिप बना सकते हैं, इसलिए ये ज्यादा फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक छोटी सी डेफिनेशन आती है डीबीएमएस। डीबीएमएस असल में कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ डीबीएमएस, तो पहली बात इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और इसका काम क्या है? इसके थ्रू आप डेटाबेस को क्रिएट और उसे मैनेज करते हैं। मैनेज से क्या मुराद है? आपकी और डेटाबेस की तमाम कम्युनिकेशन डीबीएमएस करवाता है। इसके थ्रू आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। ये मल्टीपल ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस के ऊपर। इसके बाद डेटाबेस डीबीएमएस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। शेयरेबिलिटी, मतलब डेटाबेस कैसी हो? वो एक शेयर्ड रिसोर्स हो, मल्टीपल लोग उसे एक वक्त में शेयर कर सकते हो। अवेलेबिलिटी, वो 24 आवर्स अवेलेबल रहे। ये ना हो दिन को बैंक खुला है तो एटीएम मशीन काम कर रही है, 5 बजे के बाद वो एटीएम मशीन अवेलेबल ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम ऑन है या ऑफ है, डेटा आपको अवेलेबल होना चाहिए। इवॉल्वेबिलिटी, इवॉल्वेबिलिटी हम कहते हैं डेटा ग्रोथ। डेटाबेस इस काबिल हो कि आने वाले वक्तों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो अपने आप को ग्रो करने की सलाहियत रखती हो। आज मेरे कॉलेज में 500 स्टूडेंट्स हैं, कल वो 5000 भी हो सकते हैं, परसों 50,000 भी हो सकते हैं। तो डेटाबेस आने वाले डेटा को अकोमोडेट करने के काबिल हो। इसको डेटा ग्रोथ को हम कहते हैं इवॉल्वेबिलिटी। और इंटेग्रिटी, ये हम अभी पिछले टॉपिक में डिस्कस कर आए हैं। सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड सो ऑन, डेटा कंप्लीट हो, होल हो, ये सारी चीजें इंटेग्रिटी में आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस है। तो डीबीएमएस के एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। पहला है रिडंडेंसी कंट्रोल। रिडंडेंसी आपको मालूम होना चाहिए, ये कहते हैं डुप्लीकेशन को। अगर एक डेटा आइटम एक से ज्यादा मर्तबा सिस्टम में एक ही जगह पर आ रहा है तो इसको हम रिडंडेंसी कहते हैं। ये ऐसे ही है, एक रोल नंबर 2 बच्चों को असाइन हो जाना, एक सीट नंबर 2 लोगों के नाम बुक हो जाना, ये रिडंडेंसी ऑफ डेटा है। ये मैनुअल सिस्टम्स में तो होता है कि डुप्लीकेशन आ सकती है, लेकिन कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर रिडंडेंसी कंट्रोल करने का मैकेनिज्म मौजूद होता है। तो डेटाबेस का फीचर क्या है कि नो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी रिकॉर्ड्स यूनिक हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट कहते हैं रिस्ट्रिक्शन, रुकावट, पाबंदी। तो वो कंस्ट्रेंट जो डेटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए अप्लाई किए जाते हैं, वो रूल्स जो हम डेटा एंटर करते हुए लाजमी फॉलो करते हैं, इनको हम वायलेट नहीं कर सकते, उन रूल्स को कहते हैं कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट। फॉर एग्जांपल, आप एक रोल नंबर के कॉलम पे रिस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप उसमें नेगेटिव वैल्यू ना एंटर कर सकें, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू एंटर हो गई तो कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है। उस कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने वहां एक कंस्ट्रेंट लगा दिया, तो वो कंस्ट्रेंट क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट कहलाएगा। यानी रूल्स डेटा डेटाबेस डज नॉट अलाउ टू वायलेट व्हाइल एंटरिंग डेटा, जो डेटाबेस आपको डेटा एंटर करते हुए अलाउ नहीं करेगी, इनको हम कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट कहते हैं।
मैनुअल फाइल्स में ये कंस्ट्रेंट नहीं लगाए जा सकते, कंप्यूटराइज सिस्टम में ये कंस्ट्रेंट लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बैकअप एंड रिकवरी का प्रोसीजर मौजूद होता है। डिफरेंट तरह की डेटा आइटम्स में आप रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। एडवांस फीचर्स कुछ होते हैं डीबीएमएस के, जैसे ऑनलाइन रिपोर्ट्स जनरेट करवाई जा सकती हैं, आप घर बैठ के अपनी अकाउंट स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। एडहॉक रिपोर्टिंग हो सकती है। एडहॉक रिपोर्टिंग कहते हैं टेम्परेरी बेसिस पे जो रिपोर्ट्स जनरेट करवाई जाती हैं, इमरजेंसी बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, आपको किसी भी वक्त अपने बिजनेस में किसी एक प्रोडक्ट का रेट मालूम करना पड़ रहा है, तो वो एडहॉक रिपोर्टिंग होगी। और इसी तरह बेशुमार एडवांटेजेस हैं। चंद डिसएडवांटेजेस भी गिनवाए जा सकते हैं। हार्डवेयर परचेस करने की कॉस्ट, डीबीएमएस परचेस करने की कॉस्ट, डेटा को पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में कन्वर्ट करने की कॉस्ट, ये तमाम कॉस्ट जो हैं ये डिसएडवांटेजेस गिने जाते हैं डीबीएमएस के। फिर बैकअप भी जब आप क्रिएट करते हैं तो जितनी कॉपीज बनाते जाएंगे उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और एक डिसएडवांटेज गिना जाता है डेटा डिक्शनरी का। अभी हमने देखा था कि डेटा डिक्शनरी क्या होती है। बेसिकली इट इज अ फाइल दैट कंटेन्स डेटा अबाउट आवर डेटा। हमारे डेटा के बारे में जो डेटा जिस फाइल में मौजूद होता है उसको हम डेटा डिक्शनरी बोलते हैं। ये असल में डीबीएमएस इसको क्रिएट करता है डिफरेंट तरह के इवेंट्स या उनकी लॉग्स स्टोर करने के लिए। हमारे डेटा के बारे में डेटा इस फाइल में मौजूद होता है। हम जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, डेटा की डेफिनेशंस हैं, उनके स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन है, वो सारी कहाँ होती है? डिक्शनरी में होती है। अब ये सारी चीजें जो मैंने डिस्कस की, ये तो एडवांटेजेस डिस्कस किए डेटा डिक्शनरी की। ये डिसएडवांटेज कैसे गिनी जाती है? डेटा डिक्शनरी इज एन ओवरहेड टू अ सिस्टम। हर डेटाबेस ऑपरेशन के दौरान डीबीएमएस को ना सिर्फ ये कि डेटाबेस को अपडेट करना पड़ता है, बल्कि डिक्शनरी को भी बार बार उसे अपडेट करना पड़ता है, जिससे डेटा एंट्री या स्पीड ऑफ ऑपरेशन स्लो डाउन हो जाते हैं। इसलिए हम डेटा डिक्शनरी को एक ओवरहेड भी गिनते हैं। फायदा तो इसका है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है। नेक्स्ट आर्टिकल स्टूडेंट्स, वो देखने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट आर्टिकल, वो कुछ फीचर्स हैं डीबीएमएस के। डेटा डिक्शनरी अभी हमने पढ़ी कि वो फाइल है जिसमें डेफिनेशंस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस होती है। कुछ यूटिलिटीज डेटाबेस डीबीएमएस का हिस्सा होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है डैश आर द यूटिलिटीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन डीबीएमएस। तो वो बैकअप लेने वाली यूटिलिटी होती है, एक्सेस राइट्स आप इसके जरिए लगा सकते हैं, डिफरेंट सिक्योरिटी यूटिलिटीज हो सकती हैं। हर डीबीएमएस अपनी यूटिलिटीज के साथ आती है। इसी तरह एक डेटा एक्सेस लैंग्वेज होती है, क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं, इसका नाम है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये भी डीबीएमएस की एक यूटिलिटी है। इसके जरिए आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स जनरेट करवाने के लिए रिपोर्ट जनरेटर। एक सिक्योरिटी मैनेजर होता है जिसके जरिए पासवर्ड लगाए जा सकते हैं, यूजर को राइट्स दिए जा सकते हैं। और इन द लास्ट बैकअप यूटिलिटी होती है जिसके जरिए ऑटोमेटिकली बैकअप क्रिएट किया जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स। जो एमसीक्यूज उसमें बनते थे वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहे। कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज डिस्कस करने के लिए हम अगले बोर्ड पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड पर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड। तो ये तो आपको मालूम है, डेफिनेशन है किसकी? डेटा की। तो दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेटा। इंफॉर्मेशन तो प्रोसेस फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकती। डेटा प्रोसेसिंग तो स्टेप्स को कहते हैं, सी भी नहीं हो सकती, एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल रिक्वायर्स लार्जेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। किस फाइल में प्रोसेसिंग टाइम सबसे ज्यादा लगता है, यानी कौन सी फाइल सबसे ज्यादा स्लो होती है? तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है सिक्वेंशियल फाइल, इसमें डेटा प्रोसेस करने में, स्टोर करने में, एक्सेस करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और ये सबसे स्लो टू एक्सेस होती है। तो इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सिक्वेंशियल फाइल। डायरेक्ट फाइल ऑप्शन नंबर बी तो फास्ट होती है, और ऑप्शन नंबर बी इंडेक्स सिक्वेंशियल बी सिक्वेंशियल से फास्ट होगी, इसलिए दुरुस्त जवाब सिर्फ ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वो देखिएगा बोर्ड पर। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर, तो सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस इज कंटेन्ड विद इन। डेटाबेस के स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन किस जगह पर कंटेन की जाती है? तो अभी हमने लास्ट आर्टिकल में डिस्कस किया, ये तो डेफिनेशन है किसकी? डेटा डिक्शनरी की।
तो दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेटा डिक्शनरी। जी स्टूडेंट्स, ये आज हमने फर्स्ट चैप्टर डेटाबेस का मुकम्मल किया। उम्मीद है आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।